मूवी स्ट्राइप प्रस्तुत करता है द टाइगर, 2015 में रिलीज्ड। डायरेक्टर है पार्क हुन जुंग और IMDb रेटिंग 7.2 है। कहानी अच्छी लगी तो लाइक के साथ साथ कमेंट भी पक्के से देना। चलिए अब सुना जाए। साल 1925 कोरिया में स्थित पवित्र जिरिसान पर्वत चारों तरफ से घने जंगलों से घिरा हुआ है। इसी पर्वत की तलहटी में मानदुक अपने परिवार के साथ रहता है। वो अपने परिवार का पेट बड़ी मुश्किल से शिकार करके पालता है। धीरे धीरे कई साल गुजर गए। मानदुक का बेटा सोकी अब 16 साल का हो गया है। उसकी पत्नी के गुजर जाने के बाद से उसने शिकार करना भी छोड़ दिया था। वो इन पहाड़ों में घूम घूम कर इकट्ठा की जड़ी बूटियां नीचे बाजार में बेचकर अपना गुजारा करता है। कोरिया उस समय जापान के अधीन था। जापानी गवर्नर जनरल को बाघों की खाल का बड़ा शौक है। आज भी उसे बाघ की खाल पेश की गई, पर अब उसे किसी और चीज में रुचि है, क्योंकि उसकी नजर है जिरिसान पर्वत में खुलेआम घूमने वाले भयानक बलशाली एक आंख वाले उस बाघ पे, जिसे कोरिया के लोग देवता मानते हैं, जो पहाड़ों पर रहकर जंगल के जीव जंतु के बीच संतुलन कायम रखता है, जिसकी वजह से कोई इन घने जंगलों से ढके पहाड़ पे चढ़ाई नहीं कर सकता। वहां जाने वाले ना जाने कितने ही जापानी सैनिक दलों और शिकारियों को मौत की नींद सुला चुका है वो बाघ। जापानी गवर्नर को वो बाघ किसी भी हाल में चाहिए। उसने अपने नीचे के अधिकारी मेजुनो को ये काम सौंपा। कुछ दिनों में शिकारी दल, जिसका सरदार ग्योंग है, उस बाघ के शिकार पर निकल पड़े। उन्हें बाघ के जोड़ीदार बाघिन और उनके 2 बच्चों के पैरों के निशान मिले हैं, जो पास बह रही नदी की ओर जा रहे हैं। इसका मतलब इसी रास्ते से वो रोज पानी पीने जाते हैं। बाघ को पकड़ना है तो उसके परिवार को पहले मारना होगा, तभी वो बाहर निकलेगा। जाल बिछाया गया और फिर होने लगा उसके फंसने का इंतजार। जब कई दिनों तक जंगल में भेजे शिकारियों की कोई खबर नहीं आई, अधिकारी मेजुनो ने मानदुक का बुलावा भेजा। अब तो मानदुक बूढ़ा हो चुका है। पहले उसी शिकारी दल का सरदार हुआ करता था। इन जंगलों को उससे बेहतर कोई नहीं जानता, पर अब उसने शिकार करना छोड़ दिया है। अधिकारी चाहता है कि भले ही वो शिकार ना करे, मगर उस बाघ का पता लगाने में मदद तो कर सकता है। मानदुक ने कहा, क्यों पर्वत देवता को परेशान करना चाहते हो? वो रक्षक है इस जंगल के और बुरा चाहने वालों के लिए राक्षस भी। जंगल में ताक लगाई शिकारियों की जाल में आखिरकार बाघिन और उसके 2 बच्चे कुर्बानी की भेंट चढ़ गए। दूर से उन्हें ले जाते देख बाघ की दर्द भरी दहाड़ से पूरा जंगल थर्राने लगा। मानदुक की आंखें भी खुल गई। उसे समझ आ गया कि अब अनर्थ की शुरुआत हो चुकी है। उसने उसी वक्त उठकर पर्वत देवता को नमन किया और उनसे माफी मांगी। सुबह मानदुक अपने बेटे सोकी के साथ हमेशा की तरह पहाड़ों की ओर जड़ी बूटियां लेने जा रहा है, लेकिन सोकी में नए खून का जोश है। वो बाकियों की तरह शिकार करना चाहता है, शहर जाकर बसना चाहता है, मगर मानदुक कभी उसकी नहीं सुनता। यहाँ शिकारियों का दल बाघिन और उसके बच्चे को लेकर अधिकारी मेजुनो के पास पहुंचे। उसने पूछा, बाघ का क्या हुआ? उसे कब तक लाओगे? बहुत जल्द, मेरे पास एक तरकीब है, ग्योंग बोला। अब जड़ी बूटियां बेचने मानदुक अपने पुराने दोस्त की दुकान आया है, जो बाजार में है। इसी बीच मौका पाकर सोकी अपने बचपन की मंगेतर से मिलने चला गया, पर उसने बताया कि माँ उसकी शादी किराने की दुकान के बेटे से करना चाहती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि यूं जड़ी बूटियां बेचकर तुम मेरा ख्याल नहीं रख सकोगे। सोकी ने उसे वादा किया कि वो जल्द ही कुछ करेगा। उसी रात में बड़ी हिम्मत करके सोकी ने पिता से कहा, बाजार में सब बातें कर रहे हैं कि पर्वत देवता बाघ के परिवार को मार दिया गया है। आज नहीं तो कल वो भी पकड़ा जाएगा। मैं सोच रहा था क्यों ना हम दोनों मिलकर उसे पकड़े। सुना है बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे। इससे हम बाजार में घर भी ले पाएंगे और जिंदगी आराम से कटेगी। लेकिन मानदुक को गुस्से में देख वो चुपचाप सोने चला गया। यहाँ ग्योंग शिकारी दल लेकर
वापस जंगल पहुंचा। सर्दियों से पहले बाघ को पकड़ना जरूरी है। जल्द ही बर्फ गिरने लगेगी और फिर उसे पकड़ पाना नामुमकिन हो जाएगा। उसने हैवानियत की हद पार कर दी। इस बार बाघ को बुलाने के लिए उसने चारा उसके बच्चे के शव को बनाया, पर वो जानवर इतना चालाक है कि उनके जाल में फंसे बिना बच्चे को उठाकर अपनी गुफा ले आया। अपने मरे बच्चे को देख वो दर्द से रोने लगा। ऐसा लग रहा था मानो पूरा जंगल ही उसके साथ रो रहा हो। ग्योंग समझ गया कि चाहे वो कितनी भी तरकीबें लगा ले, उसे पकड़ पाना नामुमकिन है। अब एकमात्र उनका पुराना सरदार मानदुक ही उस बाघ को पकड़ सकता है। उन्हीं के दल में से चीगो ने मना करते हुए कहा, पत्नी के हादसे के बाद से वो शिकार करना छोड़ चुका है, क्यों उसे परेशान कर रहे हो? वो कभी राजी नहीं होगा। ग्योंग बोला, सही कहा, उसकी पत्नी की बदले की आग तो उसके मन में अभी भी जल रही होगी। यही सही मौका है उससे हाथ मिलाने का। अगली सुबह वो लोग मानदुक के यहाँ पहुंचे। अंदर सिर्फ ग्योंग और चीगो गए। बाहर बैठे शिकारियों को सोकी ने कहते सुना, जापानी सरकार ने उस बाघ के ऊपर बहुत बड़ा इनाम रखा है, इतना बड़ा कि जिंदगी आराम से कट सकती है। ग्योंग बोला, अब समय आ गया है उस बाघ से हिसाब बराबर करने का, जिसकी वजह से तुम्हारी पत्नी मरी थी। सालों पहले की बात है, तब सोकी छोटा था। एक दिन मानदुक दल के साथ शिकार पर निकला था। उसी बाग के आसपास होने की भनक से सब चौकन्ना हो गए, पर उसे पता नहीं था कि उसी और उसकी पत्नी भी जड़ी बूटियां इकट्ठा करने आ रही है। आहट सुनकर मानदुक के बंदूक से गोली चली, जो सीधा उसकी पत्नी के सीने को छलनी कर गई। और ठीक उसी समय वो बाघ मानदुक के बिल्कुल पीछे खड़ा था, लेकिन बाघ ने कुछ नहीं किया। ऐसा लगा मानो उसने उसे बख्श दिया हो। यही वजह थी कि मानदुक ने शिकार करना छोड़ दिया और गांव से दूर पहाड़ की तलहटी पे आ बसा। हमेशा की तरह जंगल की ओर जाते हुए सोकी ने कहा, बाबा, मैंने सुना है कि जापानी सरकार ने उस बाघ के सर पर बहुत बड़ा इनाम रखा है, और कल ग्योंग के साथियों ने बताया कि अगर आप उनका साथ दे तो वो आपको इनाम का बड़ा हिस्सा देंगे। बाबा, अगर आपको नहीं जाना तो मैं चला जाता हूँ। ये सुनते ही मानदुक ने उसे एक थप्पड़ जड़ दिया। तुझे मालूम भी है कि बाघ का सामना करना क्या होता है? इतने दिनों से सोकी के मन में दबा गुस्सा बाहर आ गया। मुझे मालूम है माँ के मरने के दर्द की वजह से आप ऐसे जी रहे हो, मगर मैं अपनी जिंदगी ऐसी नहीं चाहता। मैं दूसरे लोगों की तरह गांव में रहना चाहता हूँ, अच्छा कमाना चाहता हूँ, खुद के लिए अच्छी जिंदगी चाहता हूँ, कहकर गुस्से में वहां से चला गया। दुखी मन से मानदुक अपने दुकानदार वाले दोस्त के पास गया, बचपन में तय की गई सोकी और सुन की शादी की बात पक्की करने, इससे वो थोड़ा शांत हो जाए। उसके दोस्त ने पहले सुन की माँ से बात करने को कहा। जब वो सुन के घर गया बात करने, तो पता चला कि सुन की शादी कहीं और तय कर चुके हैं, क्योंकि वो अपनी बेटी को अच्छी जिंदगी देना चाहती है। और मानदुक की हालत का तो सबको पता है, जो किसी समय में पहले थी वैसे अब नहीं रही। खैर, मानदुक उनका फैसला बदल तो नहीं सकता। वो चुपचाप वहां से चला आया। इधर सोकी ग्योंग के साथ जापानी अफसर के दफ्तर में है। मैं तुम्हें बाग के अड्डे का आधा रास्ता दिखा सकता हूँ, जो मैंने बाबा से सीखी है। इससे पहले कि रास्ते बर्फ से ढक जाए, उन्हें आज ही कूच करना होगा। चीगो ने ग्योंग को बहुत समझाने की कोशिश की। वो अभी बच्चा है, मानदुक का उसके सिवाय और कोई भी नहीं। ग्योंग ने उसकी एक ना सुनी और उसी दिन शिकार पर निकल गया। दल को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। चीगो ने सोकी को उसके पास रहने को कहा। उसे सोकी की फिक्र है। सोकी उन्हें मानदुक के बताए तरीकों से ठीक बाग तक तो ले आया, पर जब 850 किलो के लंबे चौड़े भीमकाय बाघ से उनका सामना हुआ, सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। सब डर कर इधर उधर भागने लगे। कई लोगों ने
अपनी जान बाघ के हाथ गंवाई। जिसके हाथ में भी बंदूक होती, बाघ उसी पे झपट पड़ता, जैसे उसे इस बंदूक से नफरत हो। सोकी के लिए ये सब पहली बार था। वो डर कर एक पेड़ के पीछे छुप गया। बाघ ने ना जाने क्यों उसे देखकर भी अनदेखा कर दिया। तभी सोकी के ठीक पीछे से किसी ने बंदूक लिए बाघ पर निशाना ताना। वो उस पर हमला करने झपटा, लेकिन बीच में सोकी बाघ को अपनी ओर आते देख डर से बंदूक हाथ में ले ली और एक गोली बाघ पे उतरी। बाघ का एक पंजा उसकी छाती चीर गया और वो वहीं ढेर हो गया। जब तक दूसरा दल वहां पहुंचा, बाघ फिर से सबकी आंखों से ओझल हो गया। इधर चीगो सोकी को ढूंढ रहा है। वो कैसे मानदुक से नजर मिला पाएगा। तब ग्योंग की नजर घायल सोकी पर पड़ी। वो दर्द से करहाता हुआ बोल रहा है, मुझे बाबा के पास ले चलो। पर ग्योंग के सर पे तो बाघ को पकड़ने की धुन सवार है। वो उसे वहीं छोड़ आगे बढ़ गया। मरे लाश के चिथड़ों पर भेड़िया गिद्ध की तरह हर तरफ टूट पड़े। वो घायल सोकी को अपनी गुहा तक घसीट लाए। जब आगे जाकर बाघ का कोई अता पता नहीं चला, वो वापस आए, पर तब तक सोकी वहां नहीं था। मशाल जलाकर उसे पूरे जंगल में ढूंढने लगे और इतने में मानदुक खुद वहां आ पहुंचा। क्योंकि सोकी दिन भर से गायब था, उसे जिस बात का डर था आखिर वही हुआ। अब इससे पहले कि भेड़िया उसके मांस को खाते, दहाड़े मारता हुआ वो बाघ न जाने कहां से आया और सोकी की अधमरी लाश को घेर कर बैठ गया। क्या वो उसकी पहरेदारी कर रहा है? भेड़िया दल में चाहे कितने भी हो, लेकिन बाघ से मुकाबला नहीं कर सकते। 100 से ज्यादा लोग आज एक बाघ का शिकार हुए। जापानी गवर्नर जनरल को उसे मारने की तलब और बढ़ गई। वो देखना चाहता है कि आखिर वो है कैसा, कितना विशाल, कितना बलशाली। दुनिया में एक युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध तो छिड़ा ही हुआ है, मानो उसके अलावा यहाँ एक और जंग छिड़ गई हो। जापानी की मान सम्मान पर बात आ गई है कि वो एक बाघ को नहीं मार सके। अब सिर्फ शिकारियों के हाथों वो ये मामला नहीं छोड़ सकता। उसने स्पेशल फोर्स बुलवाई। अब ये जंग जापानियों की सेना और पर्वत देवता बाघ के बीच की है। अंदर से बिल्कुल बिखर चुका मानदुक बिलक बिलक कर रो रहा है। तभी एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया। पीछे मुड़कर देखा तो सोकी की लाश लिए वो बाघ खड़ा है। इतना विशाल जीव की 2 आंखें भी कम पड़ जाए उसे देखने के लिए। उसे देखकर मानदुक को अपनी पत्नी की याद आ गई। तब सोकी बहुत ही छोटा था। एक दिन जब शिकार पे उसकी नजर एक जंगली सुअर पर थी, उसी जंगली सुअर पर एक बाघिन की भी नजर थी। जब मानदुक का उस बाघिन से आमना सामना हुआ, उसके साथ 2 छोटे छोटे बाघ के बच्चे भी थे। अपने बच्चों की हिफाजत के लिए वो मानदुक पे झपटी और उसकी बंदूक का शिकार बन गई। वो बाघ के शावक इतने छोटे थे कि मानदुक ने किसी को भी उसे मारने नहीं दिया और उन्हें उनकी गुफा में रखाया। घर लौटकर भी उसे उन बच्चों की चिंता होने लगी। वो इतने ही छोटे हैं कि शिकार नहीं कर सकते, भूख से मर जाएंगे। इसलिए मानदुक उन्हें रोज कोई ना कोई शिकार दे आता। फिर एक दिन वो दोनों शावक वहां से चले गए और उसके बाद से मानदुक ने भी उन्हें कभी नहीं देखा। उन्हीं बाघ के बच्चे में से एक बच्चे की दाई आंख खराब थी और वही बच्चा आज उसके सामने खड़ा है। तो ये कहानी थी मानदुक और बाघ की। कुछ देर के बाद वो बाघ चला गया। मानदुक की जान में जान आई। जानवर इंसान की तरह विश्वासघात नहीं करना जानते। उस जानवर को आज भी वह एहसान याद था, लेकिन उसका दोस्त ग्योंग ये भूल बैठा है। पूरी रात भर वहां सोकी को गोद में लिए मानदुक रोता रहा और यहाँ बाघ अपने शावकों की लाश पे। ये कैसी परिस्थिति है? किसे दोष देना चाहिए और कौन निर्दोष है? अगले दिन जापान की पूरी फौज पूरे दमखम लेकर तैयार है। उनके बम के धमाकों से जंगल कांप उठा। एक इंसान की जिद पूरी करने के लिए न जाने कितने जानवरों को मार दिया गया।
कितने पेड़ों को जड़ से उखाड़ फेंका गया। बारूद से पूरा जंगल धुआं धुआं हो गया। अपने शावकों को लिए गुफा में छुपा बाघ आखिरकार मैदान में आया। हजारों बंदूक के निशाने पे वो अकेला खड़ा है। किसी को घर में घुसकर मारने का हक क्या जायज हो सकता है, चाहे वो इंसान हो या जानवर। कई मरे, कई घायल हुए। बाघ को भी ना जाने कितनी गोलियां लगी कि वो धीमा पड़ गया। तब दूर से घात लगाए ग्योंग के लोगों ने उसे दबोचने की कोशिश की, पर आखिरकार ग्योंग को उसके परिवार को मारने की सजा मिली। बाघ के एक पंजे ने उसका सीना चीर डाला। यहाँ मांदुक ने अपने बच्चे को एक सफेद कपड़े में लपेटकर अंतिम विदाई की तैयारी की। आज फिर वो बाघ मांदुक के पास आया है, बुरी तरह घायल, खून से लथपथ। थक चुका है वो, बेसहारा है, दुखी है, बिल्कुल मांदुक की तरह। उनकी हालत एक जैसी ही तो है। शायद बाघ के पास भी ऐसा कोई नहीं है जहां जाकर वो थोड़ी देर सुकून से बैठ सके, पल भर के लिए आंखें बंद करके चैन से सो सके, जैसे कोई उसकी पीड़ा का अंत करते। उसने जाते हुए एक बार मुड़कर मांदुक को देखा और वो समझ गया कि उसे क्या करना है। मांदुक ने सालों पुरानी अपनी वही बंदूक निकाली, उसमें गोलियां भरी और कुटिया सहित सोकी के शरीर को आग लगाकर जंगल की तरफ चला गया। रात जापानी फौज ने जंगल में ही गुजारी। अगली सुबह तक बर्फबारी तेज हो गई। फौज दोबारा पर्वत जिरासान की चढ़ाई पर निकल पड़ा। आखिर देवता का स्थान तो पहाड़ की चोटी पर ही होता है, लेकिन इतनी कठिन चढ़ाई है कि उन्हें आधे में ही लौटना पड़ा। लेकिन यहाँ मांदुक पहुंचकर उसका इंतजार कर रहा है। जब बाघ वहां पहुंचा, मांदुक ने झुककर उसे नमन किया, उससे माफी मांगी। ऐसा लगता है कि भगवान भी अगर धरती पर आ गए तो इस तरह दुखी होकर लौटेंगे। वो बंदूक तान कर सामने खड़ा हो गया। आज दोनों की तकलीफों का अंत होने वाला है। कभी कभी मौत भी एहसान बन जाती है जो जीने से कहीं आसान है। बाघ उसकी ओर दौड़ा। उसने एक गोली उसके दिल पे उतार कर बंदूक दूर फेंक दी और पहाड़ के किनारे खड़ा होकर बोला, आओ अब तुम्हारी बारी। बाघ उसके ऊपर उछला और दोनों नीचे गहरे खाई में समा गए। आज तक किसी को नहीं पता कि वो दोनों कहाँ गए। जापानियों को उस बाघ की लाश कहीं नहीं मिली। सर्दियां बढ़ने के साथ फौज को मजबूरन लौटना पड़ा। जापानी गवर्नर जनरल की जिद पूरी नहीं हुई। पर्वत देवता के सामने उसकी मात हुई। उसे अपनी गर्दन झुकाकर वापस जाना ही पड़ा। आज की कहानी खत्म होती है। दोस्तों, आज की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताना। बाकी क्या करना है आप जानते हैं, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जल्द फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के संग। टिल देन, बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।